Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 18th January 2022 and today's important points for upcoming nursing exams are: first point, in uncontrollable PPH, all these arteries can be ligated. अगर किसी वुमेन को पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है तो इसे रोकने के लिए आप नीचे बताई सभी आर्टरीज को लाइगेट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, बांध सकते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब है अगर किसी वुमेन में डिलीवरी के बाद 500 ml ब्लड का लॉस हो जाए या इससे ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाए तो ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है। और इसे रोकने के लिए हम पहले तो फंडस की मसाज करते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन मेथार्जिन देते हैं और उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो फिर हम आर्टरीज को लाइगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी और एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट प्रिवेंट्स रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। गौर कीजिएगा, यूट्रस जो ऑर्गन है उसे पेल्विक कैविटी में एक विशेष पोजीशन में बनाए रखने के लिए इसे चारों तरफ से लिगामेंट घेर कर रखते हैं और ये लिगामेंट पेल्विस में अलग अलग बोन से जुड़कर यूट्रस को होल्ड करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा लिगामेंट है जो यूट्रस के रेट्रोवर्जन को रोकता है, यानी बैक फोल्ड को, बैक फ्लिप को रोकता है, तो आप बताएंगे इट इज यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। नेक्स्ट पॉइंट, गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी शब्द का मतलब है रिमूवल ऑफ स्टमक पार्शली और कंप्लीटली। अगर किसी पर्सन में सर्जरी के द्वारा आप स्टमक का एक हिस्सा निकाल दें या पूरा स्टमक ही निकाल दें तो ये कंडीशन गैस्ट्रेक्टोमी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, ऑर्किएक्टोमी। ऑर्किएक्टोमी का मतलब है रिमूवल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को सर्जरी द्वारा रिमूव करना ऑर्किएक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइनाइटिस। राइनाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा। किसी पेशेंट की नेजल म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन राइनाइटिस कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन गैस्ट्राइटिस कहलाती है। एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा। दो टर्म्स होती हैं, एक होता है एंसेफेलाइटिस और एक होता है मेनिंजाइटिस। दोनों में फ़र्क क्या है? एंसेफेलाइटिस वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट के ब्रेन में ब्रेन पैरेन्काइमा में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर पेशेंट के ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है, ब्रेन पैरेन्काइमा में इन्फ्लेमेशन है, तो ये कंडीशन एंसेफेलाइटिस कहलाती है। और अगर पेशेंट के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली मेनिंजिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये कंडीशन मेनिंजाइटिस कहलाती है। दोनों में बिल्कुल हल्का सा फर्क है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स की। एमिनो एसिड के बारे में हम सभी जानते हैं कि एमिनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही इसेंशियल है।
इस एमिनो एसिड को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं। एमिनो एसिड को हम दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड दूसरा है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। आइए पहले बात करते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स के बारे में। इसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद बना नहीं सकती, इन्हें हमें बाहर से डाइटरी सोर्स के रूप में लेना ज़रूरी होता है। इसेंशियल एमिनो एसिड्स को हमारी बॉडी बना नहीं सकती, इसलिए इसे हमें फूड के थ्रू लेना होता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, हिस्टिडीन, लाइसिन, मैथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन, वैलिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, हिस्टिडीन और आर्जिनिन ये दोनों सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स के तहत भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमिनो एसिड के सेकंड टाइप की, जो है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब है ऐसे एमिनो एसिड्स जिसे हमारी बॉडी खुद बना सकती है और इसे फूड सोर्स के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है। इनमें एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटेमाइन, ग्लूटेमिक एसिड, एस्पार्जिनिन, सेरिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, टायरोसिन आदि को इंक्लूड किया जाता है। एग्ज़ाम में, नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में यूट्रस और सर्विक्स का रेशो भी प्रीवियसली पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। आइए इसे डिस्कस करें। अगर एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है कि किसी फीमेल में प्यूबर्टी से पहले यानी 10 साल की उम्र से पहले यूट्रस और सर्विक्स का क्या रेशो होता है, तो आप बताएंगे 1:2। गौर कीजिएगा, this is the uterus and these are the fallopian tube and this is the cervix portion। सर्विक्स को यूट्रस की नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये 2.5 सेंटीमीटर होती है रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। अगर आपसे ये कहा जाता है कि बिफोर प्यूबर्टी यानी 10 साल से पहले, याद रखिएगा फीमेल्स में 10 साल से पहले 10 साल पर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और प्यूबर्टी में सबसे पहले थैलार्की आता है। थैलार्की का मतलब होता है ब्रेस्ट बड्स का डेवलप होना, और 13 इयर्स की एज पर मेनार्की आता है, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्यूबर्टी का मतलब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट शुरू होना, जो कि फीमेल्स में सबसे पहले ब्रेस्ट बडिंग के रूप में देखने को मिलती है। ये अराउंड 10 ईयर पर होती है और इस समय यूट्रस और सर्विक्स का रेशो 1:2 होता है। यानी यूट्रस अगर 1 सेंटीमीटर का आप मानते हैं तो यहाँ पर सर्विक्स की लंबाई इससे दुगनी होगी, यानी 2 सेंटीमीटर होगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद क्या रेशो रहता है, तो आप बताएंगे 2:1। यानी जो सर्विक्स है वो तो उतना ही रहेगा, यूट्रस की ग्रोथ डबल हो जाएगी, यूट्रस अपने साइज को बढ़ा लेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यूट्रस सर्विक्स का क्या रेशो रहता है लेंथ का, तो आप बताएंगे इस एज में यूट्रस और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, यानी इसकी लंबाई सर्विक्स की कुल लंबाई से लगभग 3 गुना हो जाएगी। आपने यूट्रस के डायमेंशन को पढ़ा भी होगा, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं 7, 5, 2.5, यानी 7 सेंटीमीटर तो लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटाई में होता है यूट्रस। और अगर अपन सर्विक्स की बात करते हैं तो ये अराउंड 2.5 सेंटीमीटर्स होती हैं। तो इस एज ग्रुप में ये डायमेंशंस ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा मेनोपॉज होने के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने के बाद
बॉडी के सारे ऑर्गन श्रिंक होने लगते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स स्पेशली, और उस दौरान यूट्रस और सर्विक्स का रेशो इक्वल हो जाता है, यानी 1:1 हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर्स के रिस्क फैक्टर्स को आपको बताना है। पेप्टिक अल्सर का सबसे बड़ा कॉज या रिस्क फैक्टर बैक्टीरिया को माना जाता है, जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी के द्वारा पेप्टिक अल्सर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिन लोगों की लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ज़्यादा रहती हैं, उनमें भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। पेप्टिक अल्सर का सिंपली अगर आप मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब है हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन के किसी भाग में घाव हो जाना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। सिंपली याद रखें, पेट का घाव। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो पर्सन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी लंबे समय से ले रहे होते हैं, उनमें भी पेप्टिक अल्सर या स्ट्रेस अल्सर डेवलप होने की संभावना रहती है। याद रखिएगा, जो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड लंबे समय से ले रहे होते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी भी काफ़ी कम देखी जाती है। जैसे कोविड-19 के समय ट्रीटमेंट के रूप में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल पर्सन की इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से उसमें फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ गई थी, और आपने सुना होगा ब्लैक फंगस से भी काफ़ी लोग डेथ हुए थे। तो वहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही डायरेक्ट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लोग अल्कोहल, स्मोकिंग आदि ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन NSAID ले रहा है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स थेरेपी ले रहा है, लंबे समय से ले रहा है, तो यहाँ पर भी आपको अल्सर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। NSAID का एग्जाम्पल यहाँ पर आप एस्प्रिन के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम साइकाट्रिक, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय फ्रेड। फ्रेड द्वारा किसी भी पर्सन में डेवलपमेंट किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है, इसके बारे में बताया था। सबसे पहले पर्सन ओरल स्टेज में होता है। यहाँ इसकी अवधि उन्होंने 2 साल तक बताई थी। 0 से 2 साल तक की उम्र के दौरान जो पर्सन है वो ओरल स्टेज में होता है। ओरल स्टेज के बाद आता है एनाल स्टेज, जो कि 2 से 3 साल के बीच की होती है। उसके बाद आता है फैलिक स्टेज, जिसमें पर्सन 3 से 6 साल की उम्र के बीच होता है। फिर आता है लेटेंसी पीरियड, लेटेंसी स्टेज, जिसमें 6 से 12 साल तक के पर्सन को इंक्लूड किया जाता है। और फाइनली जेनाइटल स्टेज आती है डेवलपमेंट की, जो कि 13 से 18 साल के बीच होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय फ्रेड। नेक्स्ट पॉइंट, हीमोडायलिसिस शुड बी परफॉर्म 24 आवर्स बिफोर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी। अगर किसी पेशेंट को आप किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, तो इस पर्सन में ट्रांसप्लांटेशन से लगभग 24 घंटे पहले आपको हीमोडायलिसिस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग CPR पेशेंट शुड बी प्लेस्ड अपॉन सॉलिड फ्लैट सरफेस। जब आप कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन कर रहे होते हैं, तो उस समय आपके एफर्ट्स 100% रिजल्ट दे, इसके लिए पेशेंट को आपको सॉलिड और फ्लैट सरफेस पर लिटाना चाहिए। अगर आपने CPR देते समय पेशेंट को किसी ऐसी सतह पर लिटाया जो कि नीचे से कठोर नहीं है, सॉलिड नहीं है, तो आप जब चेस्ट पर कंप्रेशंस करेंगे तो वो कंप्रेशन इफेक्टिव नहीं होंगे।
इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि सीपीआर के दौरान पेशेंट को किसी कठोर सतह पर सॉलिड सरफेस पर फ्लैटली लिटाया जाए। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन उस समय डेवलप होती है जब हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट का लॉस हो जाता है, बाइकार्बोनेट आयंस की कमी हो जाती है और एसिड आयन का लेवल बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं डायरिया कंडीशन। अगर किसी पर्सन को डायरिया हुआ है तो डायरिया के कारण उसकी इंटेस्टाइन से बाइकार्बोनेट आयन का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और इस रेशो में देखा जाए तो एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, H+ आयन की मात्रा बढ़ जाएगी और ये कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहलाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कब होगी, तो याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन को लगातार वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग होने के बाद स्टमक से H+ आयन यानी एसिड्स का लॉस होता है और बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन की संख्या बढ़ जाती है और ये कंडीशन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहलाती है। तो डायरिया होने पर एसिडोसिस और वॉमिटिंग होने पर एल्कलोसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुलेरियन एजेनेसिस। आपने सुना होगा फीमेल की बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जैसे कि यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, इन सभी का निर्माण मुलेरियन डक्ट से होता है। अगर किसी कारण से मुलेरियन एजेनेसिस हो जाए यानी इस डक्ट का लॉस हो तो इस कंडीशन को आप मेयर रॉकीटेंस्काई कुशर हसर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा। मुलेरियन एजेनेसिस कंडीशन को मेयर रॉकीटेंस्काई कुशर हसर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है HSG। HSG का फुल फॉर्म होता है हिस्टेरो साल्पिंगोग्राफी। हिस्टेरो साल्पिंगोग्राफी। हिस्टेरो शब्द का मतलब होता है यूट्रस और साल्पिंगो का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब्स। अगर किसी वुमेन में वेजाइना के थ्रू आप डाई इंजेक्ट करने के बाद इसका एक्सरे लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स असेसमेंट ऑफ पेटेंसी, तो ये प्रोसीजर HSG या हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। फीमेल में डाई इंजेक्ट करके यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब का एक्सरे लिया जाता है जिससे कहीं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं, बेसिकली इस चीज़ की स्टडी की जाती है। ये प्रोसीजर हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी के नाम से जानी जाती है। इसे शॉर्ट में HSG कहते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूट्रस विद डिप्रेशन एट फंडस कॉल्ड आर्क्यूएट यूट्रस। नॉर्मली जो यूट्रस होता है वो देखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यूट्रस का ये वाला हिस्सा फंडस कहलाता है, ये हमेशा आपको यूं उभरा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर किसी कारणवश इस यूट्रस के अंदर ये उभार नहीं पाए जाए, इस प्रकार से डिप्रेशन पाए जाए, तो ये कंडीशन जो है आर्क्यूएट यूट्रस कहलाता है। याद रखिएगा, यूट्रस विद डिप्रेशन एट फंडस कॉल्ड आर्क्यूएट यूट्रस। यूट्रस के फंडस भाट का उभरा हुआ ना होना आर्क्यूएट यूट्रस कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस इज अ कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। आपसे यदि पूछा जाए कि एक्यूट रीनल फेलियर का कॉमनेस्ट कॉज कौन सा है तो आप बताएंगे एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस। नेक्स्ट पॉइंट,
कैल्शियम की यदि नॉर्मल मात्रा आपसे पूछी जाए, नॉर्मल लेवल आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 8.5 टू 10.5 mg/dl। सोडियम की नॉर्मल मात्रा आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 135-145 MEQ/L। कई बार एग्ज़ाम में इस प्रकार की वैल्यूज़ के बिहाफ पर क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू यदि आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 3.5 से 5.1 MEQ/L। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल यदि स्पर्म काउंट आपसे यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे 20 टू 150 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन। अगर 1 ml सीमेन में आप कैलकुलेट करें तो अराउंड 20 से 150 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, MI इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। यहाँ पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन या हार्ट अटैक के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि किसी ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग होना। मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है, इसके सरफेस पर किसी प्रकार के फैट सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो गया और इससे जो ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी है वो प्रभावित हो रही है, ब्लड वेसल हार्ड हो गई है, तो ये कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है। नेक्स्ट आता है एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमारी बॉडी में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg/dl से कम रहना चाहिए। ये बहुत ही इसेंशियल पॉइंट है। एग्ज़ाम में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी पूछी गई है। अगर किसी क्लाइंट में 200 mg/dl से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है तो इस पेशेंट के अंदर हार्ट डिजीज़ेस होने का रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल में HDL और LDL टर्म भी कई बार पूछी गई है। HDL का मतलब होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण जब हम एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज करते हैं तब होता है। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे आप बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये हमारी बॉडी में होने वाले हार्ट डिजीजेज लाइक हार्ट अटैक आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ओबेसिटी ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ MI। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन भी मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग और स्ट्रेस को भी हम मेजर रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फुट ड्रॉप। पेरोनियल नर्व अफेक्टेड ड्यू टू एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन, मोस्टली सीन इन पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। ऐसे पेशेंट जो कि लंबे समय से बेड रेस्ट पर हैं, उन पेशेंट के अंदर प्लांटर फ्लेक्शन के कारण फुट ड्रॉप हो जाता है। प्लांटर फ्लेक्शन का ये मान लीजिए किसी पेशेंट का पैर है, ये पेशेंट बेड रिडन है और लंबे समय से बेड पर रहने की वजह से इसके पैर में प्लांटर फ्लेक्शन हो जाता है, यानी पैर का ये हिस्सा, फुट वाला हिस्सा आगे की तरफ झुक जाता है और फिर पेशेंट इसे चाहकर भी वापस ऊपर नहीं कर पाता, तो ये कंडीशन फुट ड्रॉप कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि फुट ड्रॉप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट का फुट वाला हिस्सा एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन हो जाता है। एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन के कारण पेशेंट में फुट ड्रॉप देखने को मिलता है और इस कंडीशन में पेशेंट की पेरोनियल नर्व प्रभावित होती है। पेरोनियल नर्व, इसे याद रखें, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, बैरी एन्यूरिज्म। बैरी एन्यूरिज्म मीन्स एन्यूरिज्म ऑफ द आर्टरीज ऑफ सर्कल ऑफ विलस। देखिएगा, एन्यूरिज्म शब्द का मतलब होता है बैलूनिंग ऑफ आर्टरी। बॉडी की आर्टरी में किसी जगह पर यदि जो आर्टरी वॉल है वो कमज़ोर हो तो ब्लड के प्रेशर के कारण वहाँ पर इस प्रकार से बैलूनिंग हो जाती है, आर्टरी फूल जाती है। इसे ही हम एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं।
अगर किसी पेशेंट में ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरीज के ग्रुप यानी सर्कल ऑफ विलस में से किसी एक आर्टरी के अंदर एन्यूरिज्म हो जाए तो ये कंडीशन बैरी एन्यूरिज्म के नाम से जानी जाती है और ये एक कंजेनाइटल कंडीशन भी हो सकती है। और याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली टाइप का एन्यूरिज्म है। नेक्स्ट, मिसेंट्री। Mesentery means a double fold of peritoneum that attach to jejunum and ileum to posterior abdominal wall। Mesentery का मतलब है पेरिटोनियम लेयर का डबल फोल्ड जो कि जेजुनम और इलियम को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करके रखता है। पेरिटोनियम लेयर जो है हमारी बॉडी की वह लेयर है जो कि एब्डोमिनल कंटेंट को कवर करके रखती है। जेजुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, तो हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ के रखने वाली पेरिटोनियम के फोल्ड को हम मिसेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसने दी है, तो उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली थ्योरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसे कई बार पूछा गया है, साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रेड के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट, साइको सोशियल थ्योरी। साइको सोशियल थ्योरी एरिक एच एरिक्सन द्वारा दी गई थी। साइको सोशियल थ्योरी गिवन बाय एरिक एच एरिक्सन। इसके अलावा सोशल लर्निंग थ्योरी B.F. स्किनर ने दी थी। नेक्स्ट, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जिसे आप सेल्फ थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसे मास्लो एंड कार्ल रॉजर ने दिया था। नेक्स्ट आता है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जिसे एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दिया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सभी थ्योरीज में शुरुआत की दो थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये क्लास, आज के ये पॉइंट्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट, स्टूपर। स्टूपर शब्द का मतलब होता है अ पेशेंट रिमेन्स मोशनलेस एंड म्यूट, पेशेंट एक्टिविटी लेवल रिड्यूस टू मिनिमम। स्टूपर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट मोशनलेस हो जाता है, म्यूट हो जाता है, यानी पेशेंट खुद को एक ही पोजीशन में बनाए रखता है, ना तो कुछ बोलता है ना ही हिलता डुलता है, तो ये कंडीशन स्टूपर कहलाती है। नेक्स्ट, सुसाइड। सुसाइड का मतलब है एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, किसी व्यक्ति के द्वारा खुद को ही मारना, किल करना सुसाइड कहलाता है। नेक्स्ट, इकोलेलिया। मेंटल हेल्थ नर्सिंग से ये जो टर्म्स हैं ये प्रीवियसली कई बार पूछी गई हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो होपफुली आप इसे याद रखेंगे। इकोलेलिया। इकोलेलिया शब्द का मतलब है रिपीटेशन ऑफ स्पीच बाय इमिटेशन बाय द पेशेंट। देखिए, इमिटेशन शब्द का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना। अगर कोई पेशेंट किसी और पर्सन के द्वारा कहे हुए शब्दों को, लैंग्वेज को, स्पीच को बार बार दोहराता है, कॉपी करता है, उसकी नकल करता है, तो ये कंडीशन इकोलेलिया कहलाता है। इसी से सिमिलर टर्म है इकोप्रेक्सिया। पेशेंट इमिटेट्स द एक्टिविटीज डन बाय अदर पर्सन। अगर कोई पेशेंट किसी और पर्सन के द्वारा की गई फिजिकल एक्टिविटी की कॉपी करता है, नकल करता है, तो ये कंडीशन इकोप्रेक्सिया कहलाएगा। तो याद रखें, इकोलेलिया में तो शब्दों को दोहराता रहता है, कॉपी करता है, और इकोप्रेक्सिया में फिजिकल एक्टिविटी को दोहराता है, कॉपी करता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें डिस्कस किया। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको फॉर नर्सेस प्रिपरेशन नाम से ही मिलेगा टेलीग्राम पर, और इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।